मई में शेयर बाजार में रिकवरी के बावजूद इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार क्यों घट रहा है निवेश? पैसिव फंड में क्यों बढ़ रही है निवेशकों की दिलचस्पी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड दुनिया के सबसे अनोखे कार्यक्रम म्यूचुअल फंड सेंट्रल में। मैं हूं विपुल सिंह। म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी हर खबर का करेंगे विश्लेषण, जैसे कौन से म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड किन शेयरों में खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के शो में। लेकिन कार्यक्रम का आगाज करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या कुछ हम आपको बताने वाले हैं, क्या कुछ दिखाने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि पैसिव फंड में लगातार निवेशकों का रुझान क्यों बढ़ रहा है, पैसिव फंड क्या होते हैं, उसमें निवेश के क्या जोखिम हैं, क्या फायदे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट भी इस पर अपनी टिप्पणी करेंगे। सेबी की तरफ से कई सारे नए सुझाव आए हैं और ख़ास तौर से एक्सपेंस रेशियो को लेकर के जो सुझाव आए हैं उसका क्या कुछ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे असर पड़ेगा, क्या निवेशकों पर असर पड़ेगा, इसको भी हम आज के कार्यक्रम में समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर में म्यूचुअल फंड कहां पर खरीदारी कर रहे हैं, कहां पर बिकवाली कर रहे हैं और आपका नज़रिया उन शेयरों के ऊपर क्या होना चाहिए, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले नजर डाल लेते हैं म्यूचुअल फंड दुनिया से जुड़ी हुई खबरों पर, सुर्खियों पर नजर डालते हैं। लगातार 27वें महीने इक्विटी फंड्स में निवेश जारी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार घट रहा है इक्विटी फंड्स में निवेश। मई महीने में इक्विटी फंड में निवेश अप्रैल महीने के 5,275 करोड़ से घटकर 2,906 करोड़ रुपए रहा। लार्ज कैप फंड से निवेशकों ने निकाले 1,362 करोड़ रुपए। बड़ा सवाल, अच्छे रिटर्न के बावजूद इक्विटी फंड में क्यों घट रहा है निवेश? एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश मई महीने में पहुंचा रिकॉर्ड 14,749 करोड़ रुपए। अप्रैल महीने में आया था 13,728 करोड़ रुपए का निवेश। स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा 3,283 करोड़ रुपए हुए निवेश, तो मिड कैप में भी 1,196 करोड़ रुपए हुए निवेश। बड़ा सवाल, लार्ज कैप से दूरी क्यों बना रहे हैं निवेशक? डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड निवेश की सुविधा देने वाले ईओपी पर सेबी की सख्ती। सेबी ने ईओपी को अपनी वेबसाइट पर रेगुलर प्लान बेचने से रोका। अब अपने प्लेटफॉर्म पर किसी म्यूचुअल फंड का विज्ञापन भी नहीं कर पाएंगे ईओपी। जीरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, पेटीएम मनी जैसे प्लेटफॉर्म अब तक देते थे इस तरह की सुविधाएं। बड़ा सवाल, नए बदलावों का क्या होगा सर? म्यूचुअल फंड निवेश के खर्चों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सेबी ने जारी किया नया कंसल्टेशन पेपर। नए सुझाव के तहत सभी म्यूचुअल फंड को एक जैसा एक्सपेंस रेशियो लागू करना होगा। नए सुझावों पर 1 जून तक लोगों से मांगी गई सलाह। अभी तक एमसीज को एक्सपेंस रेशियो के अलावा भी कई तरह के खर्च वसूलने की अनुमति मिली हुई है। और सैमको म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड। नया फंड ब्रेकआउट प्राइस लीडरशिप के आधार पर मोमेंटम शेयरों में करेगा निवेश। नए फंड का उद्देश्य शेयर बाजार को आउट परफॉर्म करना होगा। 15 जून से खुलकर 29 जून को बंद होगा एनएफओ। 500 रुपए की एसआईपी के साथ कर सकते हैं निवेश की शुरुआत। चलिए तो आगाज करते हैं म्यूचुअल फंड सेंट्रल का और सबसे पहले आपको अब हम रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ आज के खास मेहमान जितेंद्र सोलंकी जी जुड़ चुके हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन जितेंद्र जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और निश्चित रूप से आपका जो ज्ञान होता है वो हमारे दर्शकों के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने सुर्खियों के जरिए जाना कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार इक्विटी फंड के अंदर जो है निवेश तो बना हुआ है, 27वां हफ्ता है और बाजार में रिटर्न भी अच्छे आ रहे हैं। लगातार इक्विटी फंड में पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाजार की रिकवरी के बावजूद अब धीरे धीरे निवेश घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसकी वजह आप प्रॉफिट बुकिंग मान रहे हैं कि बाजार अच्छा चल चुका है, लोगों को लगता है कि अपने पैसे अब थोड़े बहुत वापस रखने चाहिए? आप इसकी कोई खास वजह मानते हैं? देखिए विपुल जी, इसमें 2-3 वजह हैं क्यों ऐसा अभी स्टैग्नेंसी हो गई है और क्यों थोड़ा सा डिप हुआ है। पहला, जो हम हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में है इस वक्त, और अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फिक्स इनकम ऑल्टरनेटिव्स, उसमें अब हाई इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी कि अगर कुछ मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो इन्वेस्टर्स को फिक्स इनकम ऑप्शन जो है वो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। एक तो वो रीजन है। दूसरा, अगर पिछले 1 साल में हम देखें
तो मार्केट जो है केवल ऊंचाई पर है। अभी मार्केट कोई ऐसा वॉलेटाइल नहीं है जहां पे कि इन्वेस्टर्स ने देखा हो कि मार्केट बहुत गिरा हो और उसके बाद उठा हो। तो रिटर्न जो है वो स्टेगनेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा, अगर आप पास 4-5 साल में जाते हो रिटर्न बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिछले 1 साल में देखेंगे तो रिटर्न ऑलमोस्ट शायद सिंगल डिजिट में होंगे। तो बिल्कुल। ये मुझे लगता है कुछ कारण है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो शिफ्ट हुआ है फिक्स इनकम ऑल्टरनेटिव्स पे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वजह आपने बताई कि जब लोगों को इतने अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हों और एक तरफ हम थोड़ा सा ठहराव देख रहे हों, तो इस वजह से भी लोगों का रुझान बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक और फंड है जहां पर लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है, और निवेश के लिए म्यूचुअल फंड तो निवेशकों का भरोसा लंबे समय से न सिर्फ बना हुआ है, बल्कि इसमें म्यूचुअल फंड में हम देख रहे हैं लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है निवेश में। लेकिन परंपरागत रूप से निवेशकों का भरोसा एक्टिव फंड पर ज़्यादा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों की बात करें तो निवेशकों को एक पैसिव फंड के रूप में एक नया विकल्प मिला है। और जरा हम इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि पैसिव फंड क्या होते हैं और इनमें निवेश के क्या जोखिम और क्या कुछ फायदे हैं। उसके बाद से जितेंद्र जी से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। निवेश के लिए म्यूचुअल फंड पर निवेशकों का भरोसा लंबे समय से न सिर्फ बना हुआ है, बल्कि इसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। परंपरागत रूप से निवेशकों का भरोसा एक्टिव फंड्स पर ज्यादा रहा है, जहां फंड मैनेजर अपने विवेक से निवेश का निर्णय करता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों को निवेश के लिए एक नया विकल्प मिला, जिसे हम पैसिव फंड कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव फंड क्या होते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड किसी विशेष इंडेक्स जैसे निफ्टी, सेंसेक्स का आईना होते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड की तरह शेयर बाजार को आउट परफॉर्म नहीं करते, बल्कि इनका मुख्य उद्देश्य किसी विशेष फंड के प्रदर्शन के बराबर का रिटर्न देना होता है। चूंकि इस तरह के फंड इंडेक्स को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए इनमें एक्टिव फंड के जैसा उतार चढ़ाव भी नहीं होता। इस तरह के फंड नए निवेशकों के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं, या ऐसे निवेशकों को इनमें निवेश करना चाहिए जिन्हें सुरक्षित रिटर्न चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि पैसिव फंड कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ETF की। ETF पैसिव फंड में सबसे लोकप्रिय फंड्स में से एक है और इनमें शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड दोनों का लाभ मिलता है। ETF के माध्यम से निवेशक शेयर बाजार, कमोडिटी और बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। ETF में शेयर बाजार की तरह ही कभी भी खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। ETF में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। दूसरा पैसिव फंड है इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये फंड किसी मार्केट इंडेक्स की परछाई की तरह होता है। इस तरह के फंड विशेष मार्केट इंडेक्स में शामिल कंपनियों में उसी अनुपात में निवेश करते हैं। इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ETF में मुख्य अंतर ये है कि ETF में निवेशक दिन में कभी भी खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं, जबकि इंडेक्स फंड में NAV के आधार पर खरीद बिक्री की जाती है। तीसरी तरह का पैसिव फंड है फंड ऑफ फंड्स। इस तरह के फंड सीधे शेयर बाजार, कमोडिटी या बॉन्ड में पैसा ना लगाकर ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जो इनमें सीधे निवेश करते हैं। FOF फंड भी दो तरह के होते हैं। पहली कैटेगरी के फंड घरेलू म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जबकि दूसरी तरह के फंड ऑफ फंड्स ऐसे विदेशी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं जिनका निवेश विदेश की कंपनियों में होता है। फंड ऑफ फंड्स में निवेश से निवेशकों का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और जोखिम भी कम होता है। अब जरूरी सवाल ये है कि आपको किस तरह के पैसिव फंड में निवेश करना चाहिए। तो जानकारों के मुताबिक निवेशकों को अलग अलग तरीके के इंडेक्स फंड ETF में निवेश करना चाहिए। पोर्टफोलियो में अपने लक्ष्य के मुताबिक संतुलित पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। वाइस इन्वेस्ट के CEO हेमंत रुस्तगी कहते हैं कि ETF उन निवेशकों के लिए बढ़िया विकल्प है जिनके पास डीमैट अकाउंट है और जो स्टॉक खरीदना बेचना जानते हैं। इंडेक्स फंड उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो शेयर बाजार के एक्शन का लाभ लेना जानते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि इंडेक्स फंड ETF के मुकाबले थोड़े महंगे जरूर पड़ते हैं। फंड ऑफ फंड्स पर टैक्स डेट फंड के आधार पर लगता है और इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, और ये फंड्स इंडेक्स और ETF से ज्यादा महंगे होते हैं। हालांकि फंड्स ऑफ फंड यानी कि FOF उन निवेशकों के लिए बढ़िया विकल्प होता है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं। मनी 9 की सलाह। ETF और इंडेक्स फंड के प्रति जिस तरीके से आकर्षण बढ़ रहा है, उसमें निवेशकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इनमें भी जोखिम होता है। पैसिव फंड में निवेश करने से पहले ट्रैकिंग एरर पर जरूर नजर बनाए रखें।
ट्रैकिंग एरर जितना कम होगा, फंड का प्रदर्शन उतना ही अच्छा होगा। सभी निवेश पैसिव फंड में ना करें, कुल निवेश का एक हिस्सा ही पैसिव फंड में निवेश करें। आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, इसके लिए अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हमने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में हमने बताया कि पैसिव फंड क्या होते हैं, क्यों यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कितने तरह के पैसिव फंड होते हैं जिसमें एफओएफ है, ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है। आपसे एक बात समझना चाहेंगे, अगर आप कमेंट कर सकें तो, कि ओवरऑल पैसिव फंड को आप कैसे देखते हैं कि इसमें किस तरह के निवेशकों को जो है इसमें निवेश करना चाहिए, निवेश करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम एक अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो पैसिव फंड की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए या फिर पूरा पैसा पैसिव फंड में होना चाहिए, इसकी लेकर के स्ट्रेटजी अगर तैयार करनी हो तो आप क्या कुछ सजेस्ट करेंगे अपने हमारे दर्शकों को? देखिए, पैसिव फंड जो होते हैं वो उसमें कोई फंड मैनेजर का रोल नहीं होता है। यानी कि वो बेंचमार्क जो होता है उसको बीट करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि जो बेंचमार्क होता है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई लार्ज कैप पैसिव फंड है, तो जो भी लार्ज कैप इंडेक्स वो फॉलो करता है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसी इंडेक्स के बराबर वो रिटर्न दे सके। और यही रीजन होता है कि पैसिव फंड का जो कॉन्स्टेंट होता है अंडरलाइन स्टॉक्स का, वो उस इंडेक्स के बराबर ही होता है। तो ये पैसिव फंड का जो मेन स्ट्रैटेजी है वो होती है। अब इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी हैं, इंडेक्स फंड भी हैं, दोनों कैटेगरीज हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है एक्सचेंज पे ट्रेडेड होते हैं, और इंडेक्स फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह हम जो है उसको खरीद सकते हैं, उसमें एसआईपी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईटीएफ जो होते हैं उसमें एसआईपी का जरिया नहीं होता है, लेकिन आप जो है स्टॉक एक्सचेंज से बाय और सेल कर सकते हैं। अब हम रिटर्न पे आते हैं, तो इन जनरल अगर हम सेंस में बात करें दोनों ईटीएफ और इंडेक्स फंड की, तो जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है वो इंडेक्स के बराबर होता है। यानी कि अगर मेरा इंडेक्स 16% रिटर्न दे रहा है, तो मैं पैसिव फंड से उतना रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा। और पिछले अगर कुछ सालों में देखें तो पैसिव फंड्स का जो रिटर्न है, क्योंकि मार्केट अच्छा गया है, मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, तो स्वाभाविक है कि जो पैसिव फंड्स हैं उनका रिटर्न भी जो है इन्वेस्टर्स को अच्छा दिखाई देगा। अब क्या एक्टिव म्यूचुअल फंड को पूरी तरह से रिप्लेस कर देना चाहिए पैसिव फंड से? मेरी राय में कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे अभी भी जो है पैसिव फंड्स उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं। ईटीएफ्स में एक बड़ा चैलेंज होता है कि क्या आपको उतना वॉल्यूम दिखाई देता है, क्या लिक्विडिटी अवेलेबल है कि अगर आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं। तो आपको वो चुनना पड़ता है जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड में आप नॉर्मल जैसे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वैसे आप निवेश कर सकते हैं। पर मेरी राय में फंड मैनेजर का रोल अभी भी है, जब खासकर बात आती है स्मॉल कैप की, मिड कैप की, ये सेगमेंट होते हैं जहां पे अभी भी वो स्पेसिफिक स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना और रिटर्न जनरेशन, तो वहां पे फंड मैनेजर अच्छे से कर सकता है। लार्ज कैप में जरूर चैलेंज आया है कि लार्ज कैप जो एक्टिव फंड्स हैं उसमें वो रिटर्न नहीं देखने को मिला है जो एक्सपेक्टेशन है, तो वहां पे पैसिव फंड जो है लार्ज कैप को बीट करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरी राय में अगर कोई भी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बना रहा है और पैसिव फंड्स को इंक्लूड करना चाहता है, तो कैटेगरीज को डिफाइन करके और अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। मे बी लार्ज कैप में भी अब अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, यानी कि मिड कैप का थोड़ा एक्सपोजर हो जाता है, उसका रिटर्न बेहतर दिखाई देगा। तो प्योर लार्ज कैप है, वहां पे पैसिव का रोल बड़ा अच्छा है, इंडेक्स फंड का रोल अच्छा आ जाता है, ईटीएफ्स का रोल अच्छा है। दूसरी तरफ मिड और स्मॉल कैप की जब हम बात करते हैं तो वहां पे अभी भी एक्टिव फंड जो है काफी अच्छे ऑप्शन है। तो एक मिक्स पोर्टफोलियो अगर इन्वेस्टर बनाएंगे तो मेरी राय में वो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि कंप्लीटली रिप्लेस करके हर कैटेगरीज में अगर निवेश करना है तो उसमें पूरी तरह से पैसिव में आ जाएं या जी। पूरी तरह से एक्टिव में ही रहें। एक मिक्स पोर्टफोलियो आज की डेट में ज्यादा अच्छा ऑप्शन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक संतुलन बना करके चलिए, किसी पर भी एक ही जगह सारे पैसे नहीं लगाने हैं। अपने पोर्टफोलियो में एक्टिव फंड भी रखिए, पैसिव फंड रखिए, ताकि आपको जो आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है सर, जो अभी अभी हमने हेडलाइन में भी इस खबर का जिक्र किया कि सेबी ने अब जो रेगुलर म्यूचुअल फंड है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने और विज्ञापन करने से मना कर दिया गया है। और निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं, ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए इसके क्या कुछ मायने हैं, और इससे क्या कुछ बदलेगा या जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा? इस खबर को आपने काफ़ी डिटेल में रिसर्च किया है, तो आप क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे?
देखिए विपुल जी, सेबी जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से सेपरेट आउट किया जाए। जो एडवाइजरी है वो सेबी के रेगुलेशन में आनी चाहिए। आपको आरआईए लाइसेंस लेना होगा, तब आप एडवाइजरी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट प्लान बेचते हैं तो क्या आप केवल एग्जीक्यूशन या तो आप चूज करिए, या और अगर आप एडवाइजरी करना चाहते हो तो आप लाइसेंस लीजिए। अब सेबी ने जो रेगुलर प्लान्स को मना किया है, तो वो कहीं ना कहीं जो कमीशन स्ट्रक्चर है उसको जो है प्लेटफॉर्म से खत्म करने की कोशिश की है, क्योंकि रेगुलर प्लान जब प्लेटफॉर्म बेच रहे हैं तो वो एक एजेंट का काम कर रहे हैं, और एजेंट का जब आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी उसमें इंक्लूडेड है। तो सेबी ने उसको डिसोसिएट करने की कोशिश की है इसमें, उसी को डिसोसिएट वो कर रहा है। तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पे हम अब देख रहे हैं कि एक रेगुलेशन आ रहा है जिसमें पूरी तरह से सेबी उनको एक या तो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे आप लेके जाइए, उसमें आपको जो एक डिफरेंट लाइसेंस लेने की जरूरत है, या आप पूरी तरह से एडवाइजरी मोड में आइए, उसमें आपको आरआईए लाइसेंस देने की जरूरत है। तो इस तरीके से उसको पूरी तरह से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है सेबी, और उसका एक मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से क्लैरिटी हो कि एक प्लेटफॉर्म, एक एडवाइजर क्या कर सकता है। अब अगर प्लेटफॉर्म भी एडवाइजरी करते हैं तो एक तरफ तो आरआईए है जो कि एडवाइजरी के लिए सेबी का लाइसेंस लेना जरूरी है, और वहीं पे प्लेटफॉर्म बिना लाइसेंस के एडवाइजरी कर सकते हैं। तो ये जो जितनी भी मिस सेलिंग हो रही है ये उसको बंद करने का सेबी का जरिया है। और मेरी राय में जितने भी ये कदम उठ रहे हैं, एडवाइजरी और एग्जीक्यूशन को पूरी तरीके से सेपरेट करने की कोशिश हो रही है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और सेबी के एक और फैसले पे बात करेंगे, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, एक्सपेंस रेशियो वाली। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम लोग चूंकि पैसिव फंड पे बात कर रहे थे, एक्टिव फंड के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन सर किस समय हमको ऐसा करना चाहिए कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की टाइमिंग कैसे डिसाइड करें? जैसे अब मान लीजिए इंटरेस्ट रेट साइकिल बदली, तो क्या पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए? रीबैलेंस कब करना चाहिए? रीबैलेंस करते समय अपने पोर्टफोलियो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि इस तरह के सवाल हमारे पास लगातार दर्शकों के आते रहते हैं। आप इन प्रश्नों का कैसे उत्तर देते हैं? कब आपको लगता है सही समय है रीबैलेंसिंग का? देखिए, रीबैलेंस में दो तरीके से होता है, एक विद इन एसेट एलोकेशन और दूसरा विद इन स्कीम्स। जब आप विद इन एसेट एलोकेशन करते हैं रीबैलेंसिंग, तो कोई बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं आप, मे बी साल में एक बार कर लिया आपने, 2 साल में एक बार कर लिया, या जब भी आपका एसेट एलोकेशन चेंज होता है। अभी का हम समय होराइजन लेते हैं, अगर किसी ने 5 साल पहले निवेश किया होगा, अब इक्विटी मार्केट बढ़ गया है, तो जो 50-50 एलोकेशन पे चला होगा उसका इक्विटी पोर्शन हो सकता है 55-60% से ज्यादा हो गया हो, लेकिन एसेट एलोकेशन 50-50 डिसाइडेड था, जो हम अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो जरूरत पड़ जाती है कि ऐसे में एसेट एलोकेशन को बैलेंस किया जाए और इक्विटी 50 और डेट 50 इसी एलोकेशन को कंटिन्यू किया जाए। तो यहाँ पे रीबैलेंसिंग होती है। दूसरा रीबैलेंसिंग होती है कि जब आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐसी स्कीम्स होती हैं जो अंडर परफॉर्मिंग हो गई हैं, उनको आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनसे एग्जिट करते हैं और दूसरी स्कीम्स में निवेश करते हैं। तो ये दो तरह की रीबैलेंसिंग होती है। मेरे हिसाब से जो विद इन स्कीम्स है, जी। ये रीएलोकेशन जो होता है ये आप टाइम टू टाइम जब मॉनिटर करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है आप तब करते हैं। जो विद इन एसेट एलोकेशन है, या तो इवेंट बेस्ड होता है, जब सेबी ने कैटेगराइजेशन चेंज किया था तो काफी एसेट एलोकेशन चेंज हुए, उस वो ऐसा पीरियड होता है, या फिर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे जब मार्केट अच्छा कर गया परफॉर्म और आपका एलोकेशन चेंज हो गया तब होता है। तो ये दो तरह की एसेट रीबैलेंसिंग होती है। अब इसमें आपका क्या टैक्स इम्प्लीकेशन है, कितना आपको टैक्स आउटगो होगा, ये सब आपको देखने की जरूरत है, कोई कॉस्ट इसमें आपकी लग रही है, तो जी। ये सब देखते हुए आपको रीबैलेंसिंग करनी चाहिए। मेरी राय में आप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं। जहां तक एसेट एलोकेशन की बात है, 2 साल में एक बार या साल में एक बार, इस तरीके से आप रीबैलेंसिंग को जो है ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक। सर अब वापस उसी सवाल पे आएंगे जो इसका जिक्र आप कर रहे थे, कि जो एक जैसा एक्सपेंस रेशियो रखने के लिए एक सुझाव आया है, कंसल्टेशन पेपर रखा गया है, 1 जून तक इस पर जो है राय मांगी गई है लोगों की। इससे आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर कुछ असर पड़ेगा? क्या एयूएम घटेंगे इससे? क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से चार्जेस वसूल रहे हैं, तो क्या इस मनमानेपन पे भी रोक लगेगी? कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? भैया, अभी तक क्या होता था कि म्यूचुअल फंड कंपनी स्कीम बेस्ड चार्ज करती थी, और एक्सपेंस रेशियो में बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। हमने देखा है B30 सिटीज में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता था, एक्सपेंसेस ज्यादा होते थे, क्योंकि वहाँ कमीशन ज्यादा होता था, तो वो भी सेबी ने खत्म किया।
और अब एक्सपेंसेस को एक यूनिफॉर्म करने की कोशिश की है। उसका रीजन एक ही है कि सेबी मिस सेलिंग को खत्म करना चाहता है और छोटी एएमसीज और बड़ी एएमसीज को वो सेम प्लेटफॉर्म देना चाहता है। जो अभी तक जो चल रहा था उसमें बड़ी एएमसीज जो थी वो एडवांटेजेस पोजीशन पे होती थी और छोटी एएमसीज जो है उनके लिए लॉस मेकिंग जो है बिजनेस होता था। पहली बात तो सेबी ने वो खत्म करने की कोशिश की है। दूसरा, इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ फायदा होता है कि एक्सपेंसेस और घटेंगे। हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में शायद प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट हो सकता है इसकी वजह से, लेकिन आई थिंक सेबी जो है इट इज वर्किंग इन्वेस्टर्स की तरफ। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज है कि एक्सपेंसेस जो है वो कम होंगे। और अगर एक्सपेंसेस कम होते हैं तो आपके रिटर्न में जो है बढ़ोतरी आएगी। तो इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए आई थिंक टाइम लगेगा जब वो इस चीज से उबर पाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी पे जो बड़ी एएमसीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा खासा हिट होगा इससे। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे निश्चित रूप से असर पड़ेगा। तो एक तरीके से नकारात्मक खबर हो सकती है और म्यूचुअल फंड शेयरों में इस खबर के चलते थोड़ा दबाव भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और दबाव देखने को मिल ही रहा है इनफैक्ट। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे एनएफओस को लेकर के आपकी जगह काफ़ी धूम मची हुई है। सैमको एक्टिव मोमेंटम फंड लॉन्च किया है। इसमें वो कह रहे हैं वो मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी एक फंड माइक्रो फंड लॉन्च किया। अब तक स्मॉल कैप की बात होती थी, अब माइक्रो कैप फंड की बात होने लगी है। ये जो नए नए तरीके से अलग अलग तरीके के जो एनएफओज आ रहे हैं, आप एक जनरल कमेंट अगर आप करना चाहें कि इससे क्या मायने हैं, क्या शेयर बाजार लोगों को इतना आकर्षक कर रहा है कि नए नए तरीके के शेयर में मोमेंटम शेयर की ब्रेकआउट जहाँ पे निकल जाएगा, टेक्निकल चार्ट देख करके पैसे लगाए जाएंगे, म्यूचुअल फंड पैसे लगाएगा टेक्निकल चार्ट देख करके, या फिर अब माइक्रो कैप फंड आ रहे हैं। एनएफओ से दूर रहना चाहिए, एनएफओ में पैसे लगाने चाहिए, या पुराने फंड्स पर ही भरोसा करना चाहिए, और ये जो छोटे शेयरों पर फोकस बढ़ रहा है, आप इस पर कोई टिप्पणी करना चाहें तो? देखिए विपुल जी, कोई भी एनएफओ हो इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो सकता है, लेकिन वो कहाँ पोर्टफोलियो में फिट बैठता है ये देखने की जरूरत है। अब मोमेंटम बेस्ड फंड है या माइक्रो कैप फंड है, हर इक्विटी से ओरिएंटेड जो भी स्कीम होती है उसका एक रिस्क कैटेगराइजेशन है। हाई रिस्क पे है, हाई रिटर्न हो सकता है, तो हाई रिस्क पे भी होगा। क्या इन्वेस्टर्स के लिए वाकई में हाई रिस्क लेने की जरूरत है अगर उनका पोर्टफोलियो अच्छा है? और जैसा मैंने कहा कि ये पोर्टफोलियो में कहाँ फिट बैठता है, क्या जरूरत है ऐसे फंड की, जब तक ये एनालाइज नहीं होगा तब तक इसमें निवेश करना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। हाँ, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो शायद पहले से नहीं है, नई कैटेगरी आई है, तो क्या कैटेगरी में वाकई निवेश करना चाहिए? और जैसा मैंने कहा, ये कैटेगरी जो नई आई है, क्या उसमें रिस्क फैक्टर है, कितनी वोलेटाइल होगी, क्या ये वोलेटिलिटी इन्वेस्टर झेल सकता है, ये सब देखने की जरूरत है। उसके बाद ही किसी निवेश को करना चाहिए। बट मेरी राय में एनएफओ से आपको बचना चाहिए। कुछ समय दीजिए आप म्यूचुअल फंड्स को उसको परफॉर्म करने को, और मेरी राय में 5 साल आपको मिनिमम देने चाहिए किसी भी एनएफओ को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आप देखिए कि जो है वो फंड कैसा परफॉर्म करता है और क्या वाकई में उस कैटेगरी को आपको ऐड करने की जरूरत है। ठीक, तो पहले परखें, जांचें, उसके बाद अपने पैसे लगाएं, देखें कि ये फंड किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। चलिए, इस सेगमेंट को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे आंकड़े इसमें रहते हैं, और चूंकि हम बात आज खास तौर से हमारा फोकस पैसिव फंड है, तो पैसिव फंड से जुड़े हुए कुछ एक आंकड़े लेकर के हम आते हैं, हमेशा आपको बताते हैं। तो पैसिव फंड को लेकर के जो आंकड़े हैं, सबसे पहले ईटीएफ पे नज़र डालते हैं, जो कि पैसिव फंड का ही एक रूप है। ईटीएफ के सबसे अच्छे जो फंड्स हैं जहां पर काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, ज़रा उसको स्क्रीन पर लेकर के आइए, और वहां पर क्या भूमिका रही है, तो यहाँ पर वो देखिए आप ईटीएफ के रिटर्न की। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 100 ईटीएफ ने 1 साल में 14% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 23% का रिटर्न, शानदार रिटर्न यहाँ पर ईटीएफ की तरफ से आए हैं। एलआईसी ने भी करीब 23% के आसपास का 3 साल में रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो 11-12% के आसपास का है। यूटीआई निफ्टी में 14% का रिटर्न है, 3 साल में 20% का रिटर्न है। कोटक निफ्टी 50 में हम 24% का रिटर्न देख रहे हैं। एक्सिस निफ्टी 50 में 24% का रिटर्न देखने को मिला है महज 3 साल के अंदर। और 5 साल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 को छोड़ दिया जाए तो सब में करीब 11 से लेकर के 12.5-13% तक के रिटर्न आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये शानदार रिटर्न यहाँ पर ईटीएफ कैटेगरी में दिखाई दिए हैं। जरा एक अगले ग्राफिक्स को लेकर के आते हैं और जरा नजर डालते हैं कि यहाँ पर कौन से इंडेक्स फंड ऐसे हैं जहाँ पर जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको भी जरा लेकर के आते हैं।
इंडेक्स फंड में किसने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसमें हम यूटीआई 50 इंडेक्स फंड की बात करें, जिसको कि श्रवण कुमार गोयल जी और साथ ही साथ आयुष जैन जो है ये जो है इनके फंड मैनेजर हैं। और फंड मैनेजर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, ख़ास तौर से कि वो किस तरीके से जो है यहाँ पर पैसों को लगा रहे हैं। करीब 16% का रिटर्न एक साल में, 3 साल में 24% का रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला है। तो इंडेक्स में भी 3 साल के रिटर्न में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। फिर वो चाहे ऐसे प्रूव हो जहाँ पर 15% और 24% का रिटर्न देखने को मिला है। एसबीआई निफ्टी में हम देख रहे हैं 15% 24% का रिटर्न देखने को मिला है। निपॉन इंडिया में हम देख रहे हैं कि 50 इंडेक्स में जो है करीब 15% और 23% का रिटर्न देखने को मिला है। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे जितेंद्र सर, ये जो तमाम आंकड़े हम देख रहे हैं, निश्चित रूप से ये आंकड़े दिखाते हैं कि कम से कम 3 साल में हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। खासतौर से ये जो टॉप 5 टॉप 6 इंडेक्स फंड और ईटीएफ फंड हमने देखे हैं, ये रिटर्न इसी वजह से यहाँ पर लगातार जो है हम देख रहे हैं कि लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है इंडेक्स फंड में, ईटीएफ्स के अंदर। और क्या ये आंकड़े कितने महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या निवेश से पहले इन आंकड़ों पर नज़र डालनी चाहिए, इस तरह के आंकड़ों पर? देखिए, रिटर्न सिर्फ एक क्राइटेरिया है। मुझे नहीं लगता केवल रिटर्न के बेस पर आपको निवेश करना चाहिए। 3-5 साल 10 साल का आपने रिटर्न देखा, इससे बहुत जरूरी है ये देखना कि किस स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं। अगर कोई पैसिव स्कीम है तो क्या आप पैसिव की स्कीम में निवेश कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में वो कहाँ फिट बैठती है। और ये रिटर्न हम ऐसे सिनेरियो में देख रहे हैं विपुल जी, कि जब मार्केट जो है अच्छा परफॉर्म कर गया है, तो क्या मार्केट जब खराब परफॉर्म करेगा तो ये रिटर्न किस तरीके से दिखाई देंगे। मेरी राय में पैसिव फंड वो जितना मार्केट वोलेटाइल है उससे ज्यादा वोलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। तो एक एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है एक इंडेक्स फंड। तो क्या वाकई में इन्वेस्टर जो है वो वोलेटिलिटी देख सकता है अपने फंड के अंदर? क्या पैसिव वो ये लेके चल रहा है कि पैसिव फंड अच्छा रिटर्न तो देंगे बट उतने वोलेटाइल नहीं होंगे, रिस्क फैक्टर में कम होते हैं? मेरी राय में रिस्क फैक्टर में थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स बेस है, स्पेसिफिक इंडेक्स को फॉलो करते हैं। वो इंडेक्स ज्यादा गिर सकता है कंपैरिजन टू मार्केट, तो आपका फंड भी ज्यादा गिरेगा। फंड मैनेजर मैनेज नहीं कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सब देख के ही आपको निवेश जो है इसमें करने की जरूरत है। और केवल रिटर्न के बेस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा रॉन्ग हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि आप वो वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और अगर आप सडनली देख लेंगे, तो फिर जो इन्वेस्टर्स करते हैं कि वो सडनली एग्जिट कर जाते हैं, गलत टाइम पे एग्जिट कर जाते हैं और फिर दोबारा निवेश नहीं करते हैं, इस तरह के निर्णय आ जाते हैं। तो कोई भी फंड में जब आप निवेश करें, कोई भी कैटेगरी में, तो ये देखें उसका रिस्क फैक्टर क्या है और आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, उसके बाद ही निवेश का जरिया बने। महत्वपूर्ण बात कही सर आपने, बिल्कुल रिटर्न पे फोकस ना करें, क्रेडिबिलिटी क्या है, आप कितने उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, इन तमाम पैरामीटर्स पे कसिए म्यूचुअल फंड को, उसके बाद अपना निवेश कीजिए। एक और आंकड़े लेकर के आते हैं, और ये इस आंकड़ों पे बहुत सारे लोगों की निगाहें रहती हैं कि आखिर में शेयर बाजार पे तो हम डेली बातचीत करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआईज कहाँ खरीद बेच रहे हैं, ये आंकड़े जहाँ कहीं भी छपते हैं लोगों की निगाहें रहती हैं। तो म्यूचुअल फंड किन शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में खरीदारी बढ़ी है म्यूचुअल फंड की तरफ से, जेएसडब्ल्यू स्टील है, यूपीएल है, इसके अलावा एचडीएफसी लिमिटेड है, डॉक्टर रेड्डी लैब में भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरफ से मई महीने में खरीदारी बढ़ी है। और मई महीने में खरीदारी के जो आंकड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स पर भी। मई महीने में देखिए आप लोअर लेवल से किस तरीके से अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी हम देख रहे हैं लगातार मजबूती बनी हुई है, यूपीएल में भी हम देख रहे हैं खरीदारी हुई है, उसका असर आप देख रहे हैं चार्ट्स पर देखने को मिला है। हालांकि एचडीएफसी में हम देख रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसला है, कारण हो सकता है कि एफआईएस की तरफ से कुछ हल्की की गई हो पोजीशन, जिसकी वजह से दबाव देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डी लैब में आप देख सकते हैं लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी मई से लेकर के जून तक जो है रिकवरी मोड में ही दिखाई दे रहा है डॉक्टर रेड्डी लैब। सर ये तो खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन जब म्यूचुअल फंड किसी शेयर पे खरीदारी करते हैं और इस तरह के आंकड़े जब हम अखबारों में पढ़ते हैं या स्क्रीन पर जैसे हम दिखा रहे हैं, आम निवेशक के लिए उसका कोई मायने है? क्या उसको भी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, या उसके लिए सिर्फ एक नंबर है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड कब एग्जिट करेंगे पता नहीं होता है, तो कहीं आप ट्रैप ना हो जाए? क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जब हम इस तरह के आंकड़ों को देखते हैं? तो मेरी राय में विपुल जी उसको इन्वेस्टर्स को देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता है कि फंड मैनेजर क्या ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसका होल्डिंग पीरियड है, वो पूरी तरह से एग्जिट करेगा या उसमें से कुछ पार्ट एग्जिट करेगा। तो जब फंड मैनेजर का आपको व्यू नहीं पता, तो उस नंबर को देखकर आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं? जो आपको इन्वेस्टर को देखने की जरूरत है कि स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रही है। उसका पोर्टफोलियो एनालाइज कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में किस तरीके से जो है उसने एलोकेशन करा हुआ है,
किस सेक्टर्स में एलोकेशन करा हुआ है, तो वो एक आपको जो है व्यू दे सकता है। बट फंड मैनेजर क्या बाइंग सेलिंग कर रहे हैं आप बिल्कुल नहीं पता लगा सकते इस बारे में, क्योंकि फंड मैनेजर का क्या होराइजन है आपको नहीं पता है। फंड मैनेजर हो सकता है 1 साल के अंदर एग्जिट कर जाए, 2 साल के अंदर एग्जिट कर जाए, लॉन्ग टर्म होराइजन उसका उतना ना हो। तो ये चीजें जो है इस बेस पे तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए, और मेरी राय में इसको देखने की जरूरत भी नहीं है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देखे क्या है स्कीम का, उसके पोर्टफोलियो को एनालाइज कर सकता है कि किस तरीके से फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक। तो चलिए आप आम निवेशक जो है इसको देख करके किसी भी तरह की पोजीशन बिल्कुल उनको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आंकड़े हैं तो हम दिखाते हैं। एक बार फिर से ज़रा दिखा दीजिए जो कि कहाँ पर बिकवाली की जा रही है, कहाँ पर म्यूचुअल फंड बिकवाली कर रहे हैं। उनमें हम देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर मई महीने में यहाँ पर बिकवाली की गई है। हीरो मोटोकॉर्प में बिकवाली की गई है। शायद एक वजह ये भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी रैली हीरो मोटो में आ चुकी थी और शायद काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग की भी संभावना यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आशर मोटर्स में, ऑटो कंपनीज में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला और अब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग म्यूचुअल फंड की तरफ से की जा रही है। अदानी इंटरप्राइजेस से लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ये खबर निकल करके आई हिंडनबर्ग की, उसके बाद से लगातार जो है म्यूचुअल फंड धीरे धीरे करके अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं। अदानी पोर्ट में भी मई महीने में हिस्सेदारी घटाई गई है। जरा चार्ट फटाफट दिखा दीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से किस तरीके से कोटक महिंद्रा बैंक नीचे आया है ये आप चार्ट्स के जरिए देख सकते हैं। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प में हालांकि अभी भी एफआईज बुलिश हैं और ये म्यूचुअल फंड की बिकवाली की बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ पर मजबूती देखने को मिली। आयशर मोटर्स ऊपरी स्तरों से आप देख सकते हैं किस तरीके से फिसलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है, यहाँ पर बिकवाली की गई है। अदानी पोर्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे एफआईज से भी और की खरीदारी देखने को मिल रही है। काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें आई हैं, उसके चलते यहाँ पर मजबूती बनी हुई है। अदानी इंटरप्राइजेस के अंदर भी यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है और यहाँ पर फुटसी इंडेक्स में भी बदलाव हो रहा है और उसमें भी ये दोनों शेयर शामिल हैं। चलिए अब इस बीच इस सेगमेंट को भी यहाँ पर समाप्त करते हैं और समय की चूंकि कमी है, लेकिन चलते चलते सर कुछ एक दर्शकों के सवाल हैं, एक दर्शक के सवाल हम शामिल करना चाहेंगे कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए हमारे दर्शक क्या कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे दर्शक ने सवाल भेजा है कि एफडी में लगातार ब्याज दरें अब बढ़ती हुई दिखाई दी हैं और इसमें यहाँ पर अच्छा रिटर्न भी देखने को मिल रहा है, तो क्या अब मुझे डेट फंड से शिफ्ट कर देना चाहिए और अपने सारे पैसे एफडी में डाल देना चाहिए? ये सवाल है दीपक जी का, जो कि दिल्ली से हैं और इनकी उम्र इन्होंने बताई है 37 साल है और यहाँ पर इनका नज़रिया भी लंबा है, लेकिन अब अच्छा रिटर्न के चक्कर में डेट फंड से निकलना चाह रहे हैं। निकलना चाहिए? नहीं, देखिए निर्णय लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक सडनली और एफडी अभी रिटर्न मिल रहे हैं, 5 साल के बाद अगर रिटर्न कम मिलेगा तो आप दोबारा से सारा एग्जिट करके डेट म्यूचुअल फंड में आएंगे। तो ये जो एंट्री एग्जिट होता है इसमें कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है और आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी कम होती है। मेरी राय में जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी होती है हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए। आप इंस्टेड ऑफ मूविंग कि एक ऑल्टरनेटिव से दूसरे ऑल्टरनेटिव में मूव करते जाएं, आप एक एलोकेशन बना के चलें कि आप कितना डेट म्यूचुअल फंड में रखना चाहते हैं, कितना एफडी में आप रख सकते हैं। वो एलोकेशन स्ट्रैटेजी अगर होगी तो मेरी राय में बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, एफिशिएंट होगा। इसमें आपको बार बार मूव इन मूव आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेस्ड ऑन कि क्या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो चल रहा है। जी जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये हमारा मंथली शो है तो बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी खबरें थी उसका विश्लेषण आपने किया। निश्चित रूप से हमारे तमाम दर्शकों का काफ़ी ज्ञानवर्धन हुआ होगा, वो समझेंगे पैसे फंड के बारे में, सेबी के नए नियमों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो फिलहाल म्यूचुअल फंड सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है। अगले महीने फिर तमाम आंकड़ों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और बाकी हर रोज़ तो हम शाम को 4 बजे हर बुधवार को म्यूचुअल फंड पे चर्चा करते ही हैं। प्रियंका संभव जी जुड़ती हैं आपके साथ, तो लगातार हेलो मनी 9 के साथ भी बने रहिए। दोपहर 1 बजे शेयर बाजार से जुड़ी खबरें और शाम को 4 बजे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए तमाम आपके सवालों के जवाब हम देते ही हैं। तो मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।